स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज जिधर देखो उधर लोग दो ही चीज की बात कर रहे हैं, ओपेनहाइमर और बारबी। ये दोनों ही मूवीज लेजेंडरी हॉलीवुड प्रोडक्शंस हैं जिनका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा है। जैसे ही ये ग्लोबल थिएटर्स में रिलीज हुई, दुनिया भर से फैन इनको देखने के लिए टूट पड़े। भले ही इनका प्रोडक्शन दुनिया के कोने में हुआ हो, लेकिन इनका क्रेज दुनिया के हर कोने में देखा जा सकता है। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों मूवीज डोमिनेट कर रही हैं। ये मूवीज ना ही बॉर्डर्स की बंदिशें देखती हैं और ना ही जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। ये एक वेव की तरह फैल जाती हैं और लोगों के दिलो दिमाग पर साल दर साल राज कर रही हैं। और ये केवल हॉलीवुड के केस में ही नहीं है। यदि हम बॉलीवुड की बात करें तो इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कई ऐसी मूवीज प्रोड्यूस करी हैं जिन्होंने इंडिया के बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाकर ग्लोबल ऑडियंस के दिलों पर राज किया है। उदाहरण के लिए यदि हम आमिर खान स्टारर दंगल की बात करें तो इस मूवी ने ग्लोबल आउटरीच में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जुलाई 4, 2017 को रिलीज हुई इस फिल्म ने 5 मई तक आते आते $176 मिलियन का कलेक्शन किया और इसके साथ इसने चाइनीज फिल्म मार्केट में एक तूफान मचा दिया। ये चाइनीज फिल्म मार्केट की ऑल टाइम 20 बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट्स में शामिल हो गई। इससे पहले इतिहास में किसी इंडियन मूवी ने किसी भी फॉरेन मार्केट में इतनी जल्दी इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अचीव नहीं किया। फोर्ब्स के मुताबिक दंगल सिनेमैटिक हिस्ट्री में 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग नॉन इंग्लिश फिल्म और चाइना की फर्स्ट टॉप ग्रॉसिंग नॉन हॉलीवुड फिल्म बन गई। पूरे चाइना के अक्रॉस 7,000 से भी ज्यादा थिएटर्स में रिलीज हुई इस मूवी ने चाइना की सभी कम्युनिटीज में प्रेज अर्न किया। चाइना में सुहाई जियाओ बाबा यानी लेट्स रेसल डैड के टाइटल के साथ रिलीज हुई दंगल मूवी ने चाइनीज ऑडियंसेस के साथ एक इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया। माना कि इंडिया और चाइना के बीच इंटेंस जियोपॉलिटिकल डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन हिमालयन नेबर्स के बीच वो डिफरेंसेस चाइना में इस मूवी की पॉपुलैरिटी को नहीं रोक सके। ऐसा ही कुछ पीके, सीक्रेट सुपरस्टार, अंधाधुन, 3 इडियट्स, पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज के साथ भी देखने को मिला। ये खास तौर पर चाइनीज सोसाइटी में बहुत हिट हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो इन मूवीज ने चाइना में फैंस और रेवेन्यू कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि जब एक आम इंडियन और चाइनीज आपस में मिलते हैं तो उनके कॉन्वर्सेशन अक्सर बॉलीवुड की किसी मूवी के डिस्कशन से ही शुरू होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है और कैसे। आज के वीडियो में हम सिनेमा की इसी सॉफ्ट पावर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर इंडिया की सॉफ्ट पावर में इंडियन सिनेमा की क्या भूमिका है। साथ ही हम जानेंगे कि ये मूवीज दूसरी सोसाइटीज में खुद को इतना स्ट्रीमलाइन कैसे कर पाती हैं, इन सोसाइटीज पर इन मूवीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे ये मूवीज जियोपॉलिटिक्स में एक अहम रोल प्ले करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सिनेमा की सॉफ्ट पावर समझने के लिए हमारे लिए सॉफ्ट पावर की कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं, बदलते समय के साथ दुनिया भर में हो रहे फंडामेंटल शिफ्ट्स हार्ड पावर के एक्सेसिव यूज को चैलेंज करने लगे। उदाहरण के तौर पर 19वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर ब्रिटेन एक समय पर आकर अपनी हार्ड पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाई। उसको अपनी सभी कॉलोनीज को आजाद करना पड़ा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में IR के जाने माने प्रोफेसर जोसेफ नाई ने पहले ही समझ लिया था और उन्होंने 1990s में हमें तीसरा टूल यानी कि सॉफ्ट पावर जैसा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। सॉफ्ट पावर का मतलब है पावर ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ परसुएशन। सॉफ्ट पावर के जरिए एक देश किसी को डराने या प्रेशराइज करने के बजाय उसको अपने कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज या फिर फॉरेन पॉलिसी से अट्रैक्ट करता है। जिस देश में ये तीनों कंपोनेंट सबसे स्ट्रांग होंगे, उस देश की सॉफ्ट पावर भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। आसान शब्दों में कहें तो किसी देश को पूरी दुनिया किस नजरों से देखती है वो उसकी सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। और सिनेमा किसी भी सोसाइटी का आईना होता है। सिनेमा एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है और इसी के साथ वो दूसरी सोसाइटीज के सामने किसी भी देश की पिक्चर रिप्रेजेंट करने का सबसे इन्फ्लुएंशियल टूल बन जाता है। क्योंकि स्मार्ट डिप्लोमेसी सिर्फ हाई एंड स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये दो अलग अलग कल्चर्स के लोगों को एक साथ लाने और उनकी कल्चरल एनर्जीज का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। 20वीं सेंचुरी और उसके बाद एक दौर में सिनेमा देश की सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी का एक पावरफुल और एक्सेसिबल मीडियम बनकर उभरा। इस टूल की सबसे खास बात यह है कि ये मासेस को बहुत इजीली इम्पैक्ट करता है। ये मीडियम ऑडियंसेस को एंटरटेन करने के साथ साथ एजुकेट करता है, लोगों की रिलेशनशिप्स एनहांस करने में मदद करता है, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में हेल्प करता है और बॉर्डर्स को ट्रांससेंड करके दिलों को छूने की क्षमता रखता है। इंडियन सिनेमा ने दुनिया में भारत की इमेज बिल्डिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग में मैसिव रोल प्ले किया है। राज कपूर, इरफान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर,
समंता रुथ प्रभु, धनुष, मोहनलाल, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स या सत्यजीत रे, राजा मौली, राजन डीके, बासिल जोसेफ, प्रशांत नील जैसे क्रिएटर्स अपनी ग्लोबल अपील के कारण ग्लोबल आइकन्स के रूप में देखे जाते हैं और ये स्किल्स को सिनेमा के मीडियम के थ्रू बड़े पर्दे पर उतारते हुए दुनिया से हमारे कम्युनिकेशन का एक अहम जरिया बन जाते हैं। जोसेफ नाइक के मुताबिक सॉफ्ट पावर अपने इफेक्ट में स्लो और इनडायरेक्ट होती है और इसीलिए ये पावर का एक बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है और इसीलिए आज इसको इग्नोर करना किसी भी देश के लिए एक स्ट्रैटेजिक डिजास्टर साबित हो सकता है। एंशिएंट रोम और अमेरिका जैसी पावर ये बात बहुत पहले ही जान चुकी थी। रोमन एम्पायर की शान और शौकत उनकी मिलिट्री माइट से ज्यादा उनके लॉ और कल्चर की वजह से मशहूर थी। इंपीरियल रोम के बाद उसकी तरह किसी भी देश ने अगर अपना विस्तार किया तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अमेरिका की सॉफ्ट पावर का उदय कुछ इस तरह हुआ कि उसको एन एम्पायर विदाउट इन्विटेशन कहा जाने लगा, यानी वो किसी भी देश में बिन बुलाए ही अपने कल्चर, अपनी सिनेमा, अपने फूड और अपनी इकोनॉमी के जरिए पहुंच जाता था। आज जिस इंग्लिश लैंग्वेज का हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, समय समय पर मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, बर्गर किंग जैसे फूड आउटलेट्स पर खुद को ट्रीट करते हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल, क्लोथिंग, पॉप कल्चर को हम अपने लिए प्रेफर करते हैं या फिर पढ़ने के लिए फुलब्राइट जैसी स्कॉलरशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो सब यूएस की सॉफ्ट पावर का ही नतीजा है और इस सभी को प्रमोट करने में हॉलीवुड का एक अनपैरेलल्ड रोल रहा है। आज दुनिया भर के लोग जो कभी अमेरिका नहीं गए हैं वो उसको किसी ड्रीमलैंड जैसा मानते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही यूएस के पॉपुलर कल्चर, यूनिवर्सिटीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज ने बढ़ चढ़कर उसकी वैल्यूज को प्रमोट करने का काम किया है। कहा जाता है कि बर्लिन वॉल को किसी प्लेन या बॉम्ब ने नहीं गिराया था, बल्कि उसको उन लोगों ने गिराया था जिनके जहन में अमेरिका की सॉफ्ट पावर बस गई थी। इसीलिए अमेरिका को सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट का सबसे बेस्ट आर्केटाइप यानी सबसे बेस्ट रोल मॉडल बताया जाता है। वहीं यदि भारत को देखें तो उसको आज विश्व भर में योगा, आयुर्वेद, ताजमहल, हमारे रिच डाइवर्स कल्चर या फिर हमारी मल्टी कल्चरलिज्म, प्लूरलिज्म और वसुधैव कुटुंबकम जैसी वैल्यूज को लेकर जाना जाता है। लेकिन इन सब के बियॉन्ड इंडिया के पास सॉफ्ट पावर का एक और बेहद अहम टूल है और वो है बॉलीवुड। इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने में हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड का बेहद अहम रोल रहा है। इसको हम रशिया के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, लेट 1940s और 50s में आजाद भारत एक इंडिपेंडेंट सोवरन देश के रूप में हर सेक्टर में पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहा था। तब दुनिया के साथ अपने टाइज मजबूत करने का उद्देश्य सिर्फ स्ट्रैटेजिक टाइज और बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप करना नहीं था, बल्कि इंडियन कल्चर के इम्प्रिंट्स को दुनिया के कोने कोने तक छोड़ना था। और सिनेमा इस कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करने का एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर बना। 1940 से लेकर 80s तक का दौर बॉलीवुड का गोल्डन दौर था, जब हिंदी सिनेमा देश के कोने कोने में हर क्लास के बीच प्रेज करी जा रही थी। धीरे धीरे बॉलीवुड की स्क्रीन प्रेजेंस ग्लोबल होने लगी थी और अब हिंदी सिनेमा भारत के साथ साथ ग्लोबल ऑडियंस को अपना फैन बनाने लगी। इन्हीं ग्लोबल फैंस में से बॉलीवुड को सबसे डोमिनेंट रिसेप्शन सोवियत यूनियन में हुआ। 1954 से 1991 के बीच सोवियत यूनियन ने इंडिया से 200 इंडियन फिल्म्स इंपोर्ट की, जबकि इस पूरे पीरियड में यूनाइटेड स्टेट्स की मेगा मूवी इंडस्ट्री हॉलीवुड से कुल 41 मूवीज इंपोर्ट की गईं। असल में यूएसएसआर उस दौर में ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग देश हुआ करता था और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को इंडियन लोगों और उनकी वैल्यूज की तरफ इंक्लाइन करने का मेजर क्रेडिट हिंदी सिनेमा और उसमें काम करने वाले ग्लोबल आइकन्स राज कपूर और देव आनंद को जाता है। हालांकि ये भी सच है कि कोल्ड वॉर के इस दौर में सोवियत यूनियन इंडिया को अपने कैंप में जोड़ने के लिए उस पर नजर रख रहा था। भले ही भारत उस समय इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो एक ह्यूज ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल एज मेंटेन करता था और ग्लोबल लीडर बनने की इस लड़ाई को जीतने के लिए सोवियत रशिया नेचुरली इंडिया की ओर ज्यादा इंक्लाइन था। किंतु वो जो भी हो, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिशियन से ज्यादा बॉलीवुड उस समय इन दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक रिलेशंस डेवलप करने में एक ब्रिज की भूमिका निभा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू और हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर को यूएसएसआर का बच्चा बच्चा जानता था। रशियन एक्टर और राइटर अलेक्जेंडर लिप्कोव अपनी बुक इंडियाज बॉलीवुड इन रशिया में बताते हैं कि निमाई घोष की चिन्नामुल सबसे पहली इंडियन फिल्म थी जो यूएसएसआर में रिलीज हुई थी। लेकिन राज कपूर के चैपलिन रोल्स ने यहाँ अपना मैड क्रेज डेवलप किया। देव आनंद साहब को भी रशियन ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला
उनकी मूवी सभी सोवियत रिपब्लिक्स की 15 लैंग्वेजेस और 700 से ज्यादा प्रिंट्स में रिलीज हुई। यदि प्रिसाइजली बात करें तो रशिया में बॉलीवुड की ये थ्रिलिंग जर्नी 1954 में हुए एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल में राज कपूर की ब्लॉकबस्टर आवारा मूवी की स्क्रीनिंग के साथ हुई। ये मूवी आज भी यूएसएसआर की 3 सबसे पॉपुलर फॉरेन फिल्म्स की लिस्ट में शामिल है, जिसने हॉलीवुड की एपिक मैग्निफिसेंट 7 और मैक्सिकन फिल्म येसेनिया के बाद सबसे ज्यादा यानी 63.7 मिलियन टिकट्स की सेल की। दोस्तों यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने हॉलीवुड की मूवीज पर बैन लगाया था, जिसके कारण बॉलीवुड को यहाँ अपनी पहचान और स्पेस क्रिएट करने के लिए एक आसान रास्ता मिल सका। ये सोशलिस्ट कंट्री एंटरटेनमेंट के गुड सोर्स की तलाश में थी और बॉलीवुड की एंट्री से उसकी ये तलाश काफी हद तक अपने अंजाम तक पहुंच सकी। इसके अलावा अर्ली कोल्ड वॉर एरा में पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट से खुद को उभार रही थी। ह्यूमैनिटी के इतने ग्रेव डिस्ट्रक्शन के बाद जब सोल्जर्स वॉरफील्ड से घर वापस लौट रहे थे तो वो अपनों के बीच रहकर लव और अफेक्शन क्रेव किया करते थे। उसी समय इंडियन मूवीज ज्यादातर इंटेंस फैमिली वैल्यूज, ट्रू लव और पैट्रियटिज्म जैसी थीम्स के अराउंड रिजॉल्व किया करती थी और इन थीम्स के साथ यूएसएसआर की ऑडियंस एक इंस्टेंट कनेक्शन महसूस करती थी। बॉलीवुड के आइकॉनिक लेजेंड राज कपूर अपनी कॉमिकल वॉक और एंकल लेंथ ट्राउजर्स के साथ यहाँ ऑप्टिमिज्म के सिंबल की तरह देखे जाते थे। सिल्वर स्क्रीन पर वो जो कैरेक्टर्स प्ले किया करते थे, एक इनोसेंट डू गुडर, अनबिलीवेबली रोमांटिक और बिलव्ड यंग मैन के रूप में शो किया करते थे। जाहिर है कि ऐसे कैरेक्टर रशियंस की हर जनरेशन के साथ एक यूनिक कॉर्ड मेंटेन करते थे। राज कपूर और नरगिस का एवरग्रीन कपल भी यहाँ पर हर दिल पर अपनी जगह बना चुका था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनके आइकॉनिक सॉन्ग मेरा जूता है जापानी की तीसरी लाइन सर पे लाल टोपी रूसी सोवियत रशिया के कम्युनिज्म के सिंबल सपोर्ट की तरह भी परसीव की जाती थी। इसके अलावा मूवीज में सोशलिस्ट एजिलिटेरियनिज्म और पुअर और ऑप्रेस्ड के प्रति सिंपैथी की थीम्स भी रशियंस के साथ इजीली रेजोनेट कर पाती थी। खैर, भले ही राज कपूर अपने लाइफ टाइम में रशियन फैंस के हॉट फेवरेट किरदार रहे, लेकिन उनके बाद नई जनरेशन के बीच यदि किसी एक्टर का नाम उनकी तरह स्टैंड आउट हुआ तो वो थे बॉलीवुड के एक और मेगा स्टार मिथुन चक्रवर्ती। उनकी मूवी डिस्को डांसर उस दौर की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंडियन मूवीज में शामिल हो गई। इन मूवीज का पॉप म्यूजिक और मिथुन चक्रवर्ती के डांस मूव्स रशियंस के बीच एक इंस्टेंट हिट बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिस्को डांसर को 60 मिलियन सोवियत लोगों ने देखा और इसने यहाँ 60 मिलियन रूबल्स अर्न किए। इसके अलावा हेमा मालिनी स्टारर सीता और गीता और श्री 420, बारूद, बॉबी, ममता और हमराज जैसी मूवीज ने रशियंस को मच नीडेड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया और तभी से वहां एक इंस्टेंट हिट और बिग टिकट ड्रॉर्स बन गई। लेकिन 1990s में ये ट्रेजेक्ट्री थम सी गई। इस दौर में बॉलीवुड इंडिया में क्वालिटी, कंटेंट और टैलेंट की टर्म्स में एक क्राइसिस से गुजर रहा था, जिससे बॉलीवुड की ग्लोबल पॉपुलैरिटी में एक नॉन रिवर्सिबल इंपैक्ट दिखाई पड़ा। ऐसा ही इंपैक्ट रशिया में भी देखा गया। वहीं सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन और बर्लिन वॉल के कोलैप्स के तुरंत बाद इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में हॉलीवुड बहुत तेजी से पेनिट्रेट करने लगा। हॉलीवुड की माइटी डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी ने मूवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को लगभग खत्म कर दिया और अपनी एग्रेसिव बिजनेस स्किल्स के साथ बॉलीवुड के मार्केट को तेजी से रिप्लेस करने लगा। हालांकि आज शाहरुख खान की माय नेम इज खान या इम्तियाज अली की ये जवानी है दीवानी जैसी मूवीज के डब्ड वर्जन्स रशिया में रिलीज होते हैं, लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून प्रीमियर्स साफ साफ दर्शाते हैं कि बॉलीवुड के साथ रशिया का वो पुराना लव अफेयर उनकी ओल्डर जनरेशंस की मेमोरी तक सीमित रह गया, जिसको एक इंस्टेंट रिवाइवल की सख्त जरूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हॉलीवुड में रशियंस को नेगेटिव शेड में पोर्ट्रे करने की उनकी पुरानी हैबिट और इंडिया और रशिया की एवरग्रीन बॉन्डमी को देखते हुए इट्स नॉट टू लेट टू रिवाइव द ओल्ड सिनेमैटिक अफेयर। दोस्तों, इंडिया और रशिया के केस में इन दोनों की स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज ने बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी में एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन यह सबसे ज्यादा शॉकिंग और एक्साइटिंग केस चाइना का है, जो जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के फ्रंट पर पिछले कई दशकों से इंडिया के साथ बहुत स्ट्रेन टाइज मेंटेन करता आया है। इस स्ट्रेन टाइज के बावजूद चाइनीज सोसाइटी में बॉलीवुड का खुले दिल से रिसेप्शन हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका जैसी एक्सपोर्ट टेरिटरीज में बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी इसलिए भी समझ आती है क्योंकि वहां हमें इंडिया एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी की डोमिनेंस देखने को मिलती है। लेकिन चाइना एक ऐसी
ट्रूली फॉरेन मार्केट बन जाती है जहां बॉलीवुड का पॉपुलर रिसेप्शन एक इंटरेस्टिंग मुद्दा बन जाता है। असल में भले ही यूएस के बाद चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फिल्म मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज मार्केट में एंटर करना कोई आसान टास्क नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एक कोटा सिस्टम वर्क करता है, जिसके तहत साल में वो टोटल 34 फॉरेन रिलीजेस अलाउ करते हैं। यहाँ इंडिया का एवरेज 2 मूवीज पर ईयर से भी कम का बैठता है, लेकिन उसके बावजूद बीते कुछ सालों में चाइना बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी ओवरसीज मार्केट बनकर सामने आया है। चाइना के एक लीडिंग मूवी टिकटिंग प्लेटफॉर्म मायोआन के मुताबिक 2016 में चाइना में 2 इंडियन फिल्म्स रिलीज हुई, जबकि 2017 में 5 और 2018 में ये नंबर बढ़कर 10 पर पहुंच गया। और तो और योकू और आईक्वी जैसी चाइनीज की टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स में आज हमें एक स्पेशल सेक्शन देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आवारा और कारवां वो पहली फिल्म्स थीं जो चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वहां स्ट्रीम की गई थी, लेकिन उसके बाद आई सेंसरशिप के कारण अगले 4 दशक तक बंद रहने के बाद अब ये मार्केट फिर से फ्लरिश होती नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले तो जाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन और स्मूथ स्टोरी टेलिंग के बगैर कोई भी मूवी किसी भी मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाती है। स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन की ओर बॉलीवुड का रिसेंट शिफ्ट और इसका कैपिटलाइजेशन चाइना में उन सिलेक्टिव मूवीज की पॉपुलैरिटी में साफ दिखाई पड़ता है। इसके बाद चाइना में बॉलीवुड मूवीज का इम्पैक्ट केवल एंटरटेनमेंट की पर्पस तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये मूवीज इंडियन और चाइनीज सोसाइटीज के कुछ कॉमन ट्रेडिशनल वैल्यूज और सोशल कॉजेस को रेजोनेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स हिंदी मीडियम, तारे ज़मीं पर और सुपर 30 में एजुकेशनल प्रेशर, सीक्रेट सुपरस्टार में डोमेस्टिक वायलेंस, पैडमैन और टॉयलेट जैसी मूवीज में विमेंस राइट और एम्पावरमेंट, दंगल में जेंडर इक्वालिटी और पैट्रियटिज्म कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो इन दोनों के बॉर्डर को ब्लर करके दोनों सोसाइटीज में स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस एंजॉय करती हैं। एक चाइनीज ऑडियंस के शब्दों में कहें तो इंडियन फिल्म्स गो स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ देयर सोशल मैटर्स हैं। माना कि हर सोसाइटी की तरह ये सिमिलर इश्यूज फेस करती हैं, लेकिन ये इंडियन फिल्म्स दर्शाती हैं कि कैसे स्टोरी टेलर्स सिनेमा की स्ट्रॉन्ग इनविंसिबल पावर के थ्रू इन इश्यूज को टैकल करने और सोसाइटी में बदलाव लाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमें बजरंगी भाईजान के थ्रू देखने को मिलता है। इस मूवी में दिखाया गया कि कैसे हमें रिलीजन, रेसेस या बायोलिटरल एनिमोसिटी को भूलकर ह्यूमैनिटी, काइंडनेस और लव को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हालांकि चाइना जैसी एथीस्ट सोसाइटी में रिलीजन की अपील इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन लव की लैंग्वेज इन सभी सोसाइटीज में एक कॉमन थ्रेड की तरह रन करती है। इसके अलावा चाइना के केस में आमिर खान इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जो 3 इडियट्स और दंगल जैसी मूवीज की मैसिव सक्सेस के बाद एक स्ट्रॉन्ग शेप ले चुका है। इन मूवीज के जरिए आमिर खान ने चाइनीज पॉपुलेशन के सभी एज ग्रुप्स का हार्ट रूल किया है। तो अभी तक जो भी डिस्कशन किया वो लार्जली इंडिया की हिंदी मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड पर फोकस था, लेकिन जाहिर है कि इंडियन सिनेमा इससे कहीं ज्यादा है। लॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, गॉलीवुड, कॉलीवुड और सैंडलवुड और कॉलीवुड इंडियन सिनेमा की कुछ पॉपुलर रीजनल इंडस्ट्रीज हैं। भले ही आमतौर पर हमें इन इंडस्ट्रीज के ये नाम सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आज ये सभी अपनी ग्लोबल रिकॉग्निशन क्लेम करने में किसी से पीछे नहीं है। उदाहरण के लिए आरआरआर, कंतारा, सायराट, परियेरुम पेरुमल, मंडेला और असुरन इन्हीं रीजनल मूवी इंडस्ट्री के कुछ लेजेंडरी प्रोडक्शंस हैं जिन्होंने दुनिया भर में रिकॉग्निशन क्लेम किया है। 95th एकेडमी अवार्ड में तेलुगु मूवी आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिलना पूरी इंडियन सिनेमा के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट बन चुका है। नाटू नाटू ने टेलर स्विफ्ट और रिहाना जैसे ग्लोबल हैवीवेट्स को बीट करके जो थ्रिलिंग सक्सेस हासिल की, वो इंडियन सिनेमा के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट बनकर सामने आया। अभी तक हमने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद से कुछ डिकेड्स में इंडियन सिनेमा का पोटेंशियल उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल माइट को मैच नहीं कर पाया। हालांकि सोशलिस्ट एरा के दौरान फॉर्मर सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप में राज कपूर की फिल्म्स इंडिया का वन ऑफ द प्राइमरी कल्चरल एक्सपोर्ट बन गई, लेकिन उसका चार्म कहीं ना कहीं उस सदी के अंत तक आते आते फीका पड़ने लगा। इस सेंचुरी की शुरुआत में एनआरआईज और पंजाबी डायस्पोरा को कैटर करने वाली मूवीज बॉलीवुड की प्राइमरी क्रॉसओवर ऑफरिंग बन गई। लगभग उसी समय तमिल की रजनीकांत ब्लॉकबस्टर्स साउथ ईस्ट एशिया और जापान में अपना फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग करने लगी, लेकिन आरआरआर की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और पॉपुलैरिटी इंडियन सिनेमा के हॉरिजन को सिनेमा वर्ल्ड के एक बड़े प्लेयर यानी हॉलीवुड तक ले पहुंची है। इसी बीच एक और मूवी द एलिफेंट विस्पर्स को 95th एकेडमी अवार्ड पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी मिला। ये मूवी तमिलनाडु की ट्राइबल कम्युनिटी और फॉरेस्ट रेंजर्स के बीच की नेचर और वाइल्ड एलिफेंट्स के साथ
कोएग्जिस्ट करने की जील और हार्मनी को दर्शाती है। आरआरआर के थ्रू एंटी कॉलोनियल और एलिफेंट विस्पर्स के थ्रू इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट और सस्टेनेबिलिटी जैसे कॉन्टेम्परेरी थीम्स को इन मूवीज के जरिए यूनिक और सिंपलर मैनर में बड़े पर्दे पर लाना दुनिया के सामने इंडिया की डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जैसी स्ट्रेंथ्स को शोकेस करता है। हालांकि इंडियन सिनेमा को एकेडमी अवार्ड में पहले भी रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन ये रिसेंट विंस वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया द्वारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस जैसी वैल्यूज को अपहोल्ड करने की स्पिरिट को कम्युनिकेट करता है। और ये दर्शाता है कि कंटेंट या फिर इन जनरल बॉलीवुड या फिर सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि सॉफ्ट पावर का वन ऑफ द बिगेस्ट जरिया है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स की मदद से इन मोमेंटस ट्रेंड को एक होलिस्टिक ट्रेडिशन में तब्दील करने के लिए इसको एक्टिवली पुश करें। यहाँ हमें चाहिए कि हम हॉलीवुड की ग्लोबल सक्सेस में अमेरिकन गवर्नमेंट का मैसिव कंट्रीब्यूशन की केस स्टडी से सीख लें और इंडियन सिनेमा की सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने और भी ज्यादा परसुएसिवली प्रेजेंट कर पाएं। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।